रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। अरे गणेश, तुमने यूनियन बैंक से ब्रेल डेबिट कार्ड ले लिया है ना? क्या मजाक करते हो भैया, अंधा हूँ मैं, क्या डेबिट कार्ड चलाऊंगा। अरे भाई, यूनियन बैंक आप जैसे ग्राहकों के लिए लेकर आया है यूनियन स्पर्श ब्रेल डेबिट कार्ड। वो क्या है? इस कार्ड में उभरे हुए ब्रेल डॉट्स के कारण इसका परिचालन बहुत ही आसान है और कार्ड में चिप के विपरीत हिस्से में एक गोलाकार नॉच है जिससे ग्राहकों को अपने कार्ड की सही पहचान एवं उसके सही प्रयोग में मदद मिलेगी। अच्छा, इतना ही नहीं, यह एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है जिससे संपर्क रहित लेन देन भी किया जा सकता है और कम राशि के लेन देन के लिए बिना पिन के क्यू स्पार्क से टैप करो और भुगतान हो गया समझो। वो सब तो ठीक है भैया, पर मैंने सुना है कि डेबिट कार्ड से बहुत कम पैसे निकाल सकते हैं। इस स्कीम के तहत बैंक दे रही है रुपए प्लैटिनम कार्ड जिसकी कैश विड्रॉल लिमिट 75,000 और शॉपिंग लिमिट 1.5 लाख रुपए है। ये तो बहुत बढ़िया कार्ड है। इस पे और क्या सुविधा है? इस कार्ड के साथ प्राइमरी होल्डर को 2 लाख एवं एड ऑन होल्डर को 1 लाख का दुर्घटना मृत्यु बीमा मिलता है और अगर हवाई दुर्घटना हो तो प्राइमरी होल्डर को 5 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। साथ ही साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस कार्ड द्वारा महज 2 रुपए में लॉन्च एक्सेस भी किया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि वर्तमान में ये कार्ड पहले साल के लिए निःशुल्क जारी किया जा रहा है। क्या बात करते हो? हाँ, आज ही जाके यूनियन बैंक से यूनियन स्पर्श ब्रेल डेबिट कार्ड ले लो। जरूर भैया, ये तो वाकई अच्छा कार्ड है। मैं आज ही ये कार्ड ले लेता हूँ। यूनियन बैंक की यह पहल हमारे लिए एक नया उजाला लेके आई है। अरे यूनियन बैंक का तो नारा ही है, अच्छे लोग अच्छा बैंक। अभी आप सुन रहे थे यूनियन पॉडकास्ट। अगली कड़ी में फिर हाजिर होंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। क्या आपके बच्चे को बोलने में कठिनाई होती है? बोलते समय आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाता है या फिर अपनी उम्र के अन्य बच्चों से घुल मिल नहीं पाता है? तो यह ऑटिज्म के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। नई दिशा ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के परिवारों के लिए मुफ्त हेल्पलाइन सेवाएं प्रदान करती है। सहायता और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर यानी 844-844-8996 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। नई दिशा किसी भी परिवार को पीछे न छोड़े। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रेडियो उड़ान पे सारथी के साथ मिलके एक कोलैबोरेशन में सीरीज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मिंग इंक्लूजन। तो उसका आज तीसरा एपिसोड है। तीसरे एपिसोड में हम बात करेंगे नेविगेटिंग जर्नी इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो आज हम जिस मेहमान की कॉर्पोरेट जर्नी के बारे में बात करेंगे उनसे आपको मिलवाएंगे। एक लंबा एक्सपीरियंस है उनका इस फील्ड में। को फाउंडर हैं सारथी के। लगभग 25 साल का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट लाइफ में। उनके साथ बड़े बड़े दिग्गजों के साथ उन्होंने काम किया है। तो जानेंगे उस समय क्या माहौल था कॉर्पोरेट लाइफ में डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए, क्या बदला है और आज की लाइफ में वो कैसे देखते हैं इन तब्दीलियों को। तो हमारे साथ संदीप बिडानी जी हैं, उनका स्वागत करते हैं। संदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो उड़ान पे। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। बिल्कुल, प्लेजर इज ऑल माइन। तो सर, सबसे पहले तो हमारे लिसनर्स को अपने बारे में बताएं। तो दानिश, मेरी जर्नी बहुत लंबी ऑब्वियसली रही है क्योंकि 25 साल तो एक्सपीरियंस की बात हो रही है। बट आई एम प्राइमरली अ दिल्लीइट। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ था एंड मेरे पेरेंट्स मुल्तान से और फिर कलकत्ता से मूव करके दिल्ली आए थे। बोथ वर गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड मुझे आई वाज अराउंड 1 year old जब मुझे पोलियो हो गया था। तो 19 आई थिंक मस्ट बी 1965। तो उस टाइम पोलियो की मेडिकेशन इतनी अवेलेबिलिटी और एक्सेस नहीं थी जो आज प्रोग्रेस हो चुकी है और अवेलेबिलिटी हो चुकी है। इट वाज नॉट कंट्रोल्ड। तो ये पूरी बॉडी में था। धीरे धीरे होते और इम्प्रूव होते वो लेफ्ट लेग में लोकलाइज हो गया। एंड देन मेरी स्कूलिंग दिल्ली में रही। आई वेंट टू सेंट जेवियर स्कूल दिल्ली।
मैं बार बार यही कहता हूँ दैट आई वाज वेरी ब्लेस्ड. माय पेरेंट्स, माय इकोसिस्टम, मेरा स्कूल बहुत इंक्लूसिव थे और कहीं ना कहीं ये सब बहुत मैटर करता है दैट हाउ यू स्टार्ट लुकिंग एट लाइफ. स्कूल में मैंने क्रिकेट भी खेला है इन स्पाइट ऑफ हैविंग पोलियो ऑन द लेग. तो एक रनर भाग लेता था और मैं बॉल मार लेता था. तो और इससे सिर्फ यही पता चलता है कि रूल्स कुछ भी हो सकते हैं, नजरिया बदला जाए तो बहुत कुछ हो सकता है. एंड देन आई डिड माई मैकेनिकल इंजीनियरिंग. मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद मैं मेरी पहली जॉब लगी आइशर में. इंटरेस्टिंगली मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना इतना आसान नहीं था. ठीक है, देयर इज वर्क, शॉप फ्लोर है, कहीं तेल भी गिरा है, कहीं पानी भी गिरा है. तो करते करते खैर वो हो गया. एंड सबसे पहले आई जॉइंड आइशर एज एन इंजीनियर, एज अ ट्रेनी इंजीनियर. और वहां से कंपनी का वर्क कल्चर इतना इंटरेस्टिंग था कि मुझे एचआर में इंटरेस्ट आ गया. मैं पहले मशीन्स डिजाइन करता था, फिर मैं टेक्निकल ट्रेनिंग में चला गया और फिर मैं एमबीए करने चला गया बीएचयू. So I spent 2 years at FMS BHU. I passed out in '88 in HR, and since then I've been working. काफी अच्छी जर्नी रही है मेरी. मैं बार बार वही कहता हूँ that I've been blessed with the right set of people around me. तो पहले मैंने KPMG की इंडियन फर्म Ferguson में काम किया, फिर मैं KPMG मिडल ईस्ट में चला गया कंसल्टिंग में, और फिर मैं वापस KPMG में आया इंडिया में एज देयर HR हेड. वहाँ से फिर मैंने अमेरिकन एक्सप्रेस में करीब 7 साल लगाए, हैंडलिंग बोथ इंडिया, श्रीलंका एंड द फाइनेंशियल शेयर्ड सर्विसेज एज देयर HR डायरेक्टर. और फिर कुछ स्टार्टअप बग मुझे बिट किया, तो 1-2 ग्लोबल स्टार्टअप्स के सेटअप में मैंने भारती के जेवी में काम किया. मैंने NDTV में भी काम किया एज द ग्रुप CHRO. और फिर मैं IBM चला गया जस्ट आफ्टर द दक्ष बिजनेसेस वर एक्वायर्ड. और मैं IBM में रहा टिल अबाउट 2014 एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HR फॉर इंडिया साउथ एशिया. 2014 में मैंने बहुत सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ. एक स्टेज आ जाती है कि आप सोचने लग जाते हो कि आप क्या कर रहे हो. और ये सब ऑर्गेनाइजेशंस अगर मैं देखूं तो ये काफी प्रोग्रेसिव, इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशंस रही, और मुझे बहुत कुछ इन एनवायरनमेंट्स में सीखने को मिला इंक्लूजन के बारे में. एंड 2014 आई गेव माई सेल्फ अ करियर ब्रेक. 1 साल मैंने ब्रेक लिया जस्ट टू कंसोलिडेट थिंग्स, और मैं एडवाइजरी और कंसल्टिंग में आ गया. सो आई केम बैक टू लीडरशिप डेवलपमेंट, चेंज मैनेजमेंट, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन. और इस जर्नी में जब हम बहुत प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते थे, उस दौरान मेरी मुलाकात हुई विद ऋचा बंसल, हु इज द फाउंडर ऑफ सारथी. कहीं ना कहीं हम एक ही एजेंडा पे काम कर रहे थे. शी वाज बिल्डिंग एन इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन और मैं ऑल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहा था इंक्लूजन का एजेंडा ड्राइव करने में. And we saw a natural synergy, and then I became a co-founder with Sarthi. तो ये रही है मेरी जर्नी प्रोफेशनली. वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर दिस. अब मुझे ये बताएं कि अब 1988 से आज के समय में बहुत कुछ बदला है, टर्मिनोलॉजी बदल गई है. बिल्कुल. आज इंक्लूसिव हायरिंग की बात होती है, शायद ही 1988 में कोई बात करता हो कि ऐसा भी कोई वर्ड एग्जिस्ट करता है. एक्सेसिबिलिटी की बात बहुत तेजी से हो रही है. उस समय एक्सेसिबिलिटी के मायने अलग थे और ये डिस्कोर्स भी शुरू नहीं हुआ था इंडिया में. तो जब आपने अप्रोच किया फर्स्ट टाइम कॉर्पोरेट के लिए, तो आप किस माइंडसेट के साथ गए थे और आपको किस तरह का वहां पर एक्सपीरियंस हुआ? वर दे ओपन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज और डू यू हैव फैमिली लिंक्स और लिंक्स लाइक दैट? ग्रेट क्वेश्चन दानिश. एंड मैं जब इस बात पे रिफ्लेक्ट बैक करता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे इकोसिस्टम ने मुझे डिसेबिलिटी के बारे में बहुत ज्यादा फील नहीं होने दी. माई इकोसिस्टम वाज माई पेरेंट्स, माई स्कूल. अडेप्टेशंस बहुत थी, बहुत चीजें उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट करी, लेकिन जब ना कॉलेज ने मुझे वो चीज फील होने दी कि डिसेबिलिटी है या कोई भी चैलेंज है. लेकिन जब वर्क स्पेसेस की बात आई, जब हमने कैंपस प्रोग्राम्स वगैरह में अटेंड करना शुरू करा, कहीं ना कहीं एक डिस्कशन आता था कोटा का कि व्हाई डोंट यू अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, आपको कोटा में जॉब मिल जाएगी, क्योंकि कोटास तब भी एग्जिस्ट करते थे. एंड मैं गलत नहीं होऊंगा अगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैंने शायद बैंक पीओ रोल्स और इन सब रोल्स के लिए नहीं ट्राई किया होगा. आई विल कॉल इट पेरेंटल प्रेशर, क्योंकि पेरेंट्स का एक पर्सपेक्टिव रहता था कि जिंदगी आसान रहेगी. बट समवेयर माई कॉन्वर्सेशंस वर ऑलवेज अराउंड टैलेंट, कि मैं क्या करना चाहता हूँ.
और ये बहुत जरूरी हो जाता है कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में। जैसे जैसे मैं जाता गया, और स्पेसिफिकली अगर मैं पोस्ट एमबीए की बात करूं, एज आई स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज, कैंपस पे भी ऑर्गेनाइजेशन आई, कहीं ना कहीं एक माइंडसेट था कि हाउ विल यू मैनेज, और हाउ विल यू मैनेज के बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स थे। आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज अ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, वो इंटरव्यू ले रहे थे फॉर अ रीजनल पर्सनल मैनेजर, और उनके जो सेल्स हेड थे उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ट्रैवल कैसे करोगे। आई जस्ट लुक्ड एट हिम एंड सेड, इतने दिनों से तो ट्रैवल कर ही रहा हूँ, दिल्ली से वाराणसी हर दूसरे तीसरे हफ्ते आता हूँ, पढ़ता हूँ, वापस जाता हूँ, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, व्हाट कैन बी द पॉसिबल डिफिकल्टी। बट these kind of questions would always appear because वो कहीं ना कहीं it was somebody's perspective of looking at me. So that is one way. और accessibility का concept उस समय largely buildings की accessibility से आगे बढ़ के नहीं होता था. We were not talking of accessible technology or anything else, you know. So accessibility का मतलब accessible बिल्डिंग से ऊपर नहीं होता था, और ज्यादा से ज्यादा लोग ये कहते थे कि वहां पे लिफ्ट है या नहीं. कंपेयर टू दैट टुडे, एज वी स्टार्ट लुकिंग एट एक्सेसिबिलिटी एंड एज आई इवॉल्व, एंड दीज वर रियल सिचुएशंस, आई डिड नॉट गेट अ फ्यू जॉब्स आल्सो, बिकॉज कुछ एम्प्लॉयर्स को लगा कि यू नो ट्रैवल कैसे करेगा, ये कैसे करेगा, वो कैसे करेगा, काम पे कैसे आएगा. बट बाय दैट टाइम इंडिया में प्रोग्रेस हो रही थी, चीजें चेंज हो रही थी. उस जमाने में आई थिंक गवर्नमेंट की कुछ थॉट रही होगी जो शायद आगे थी, बहुत आगे थी, जहां ऑटोमेटिक कार मारुति 800 में आई, उसमें उन्होंने मॉडिफिकेशन करनी स्टार्ट करके मेडिकल बोर्ड बैठा के देनी शुरू करी. सो दीज वर ऑल चेंजेस दैट वर हैपनिंग इन दोज टाइम्स, एंड उससे एक्सेसिबिलिटी मेरे लिए बहुत बढ़ गई, बिकॉज फॉर मी एक्सेसिबिलिटी meant मोबिलिटी, फॉर somebody else एक्सेसिबिलिटी माइट हैव meant बिल्डिंग एक्सेसिबिलिटी. मेरे लिए मोबिलिटी का मतलब. तो लेकिन कहीं ना कहीं मुझे जो इसमें नॉर्मलाइजेशन दिखनी शुरू हुई वो थी कि आप क्या कर सकते हो, व्हाट्स द टैलेंट दैट यू ब्रिंग. वो कॉन्वर्सेशंस कुछ समय के बाद शुरू हुए आफ्टर आई गॉट माई फर्स्ट जॉब. सो एंड द फर्स्ट जॉब वॉज रियली विद अ वेरी स्मॉल टू मिड साइज कंपनी where I applied, and you know, they said, okay, let's try it out, let's see how you will come, how you will manage. So first year was more like an internship, and I did fairly well. But then it always boils down to somebody is taking a bet on you. कोई ना कोई आपके ऊपर एक चांस ले रहा है, और वो आपके टैलेंट या एबिलिटी की बात कर रहा है वर्सेस डिसेबिलिटी की. तो दैट वाज अ शिफ्ट. टुडे एक्सेसिबिलिटी अंडरस्टूड हो चुकी है. द फैक्ट दैट यू ब्रिंग अ डाइवर्स पर्सपेक्टिव समझ आना शुरू हो गया है. और जैसे जैसे आप अपने आसपास इनोवेशंस को देखेंगे, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को देखेंगे, पीपल हैव अंडरस्टूड दैट जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एक पर्सन विद डिसेबिलिटी के नजरिए से बनाया जाता है, दैट स्टार्ट्स हेल्पिंग अदर्स ऑल्सो. वो दूसरों की लाइफ भी सिंपल कर देता है. और इतने उसके कितने एग्जाम्पल्स हैं. वेलक्रो है उसका एग्जाम्पल. आप आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं, उसके अंदर यू कैन एक्चुअली गिव अ डिक्टेशन. There is a small button right there, and you can just start talking. And many people have started using this for ease. तो उस टाइम इतनी समझ नहीं थी. It was more हमें ये किसी के लिए करना है. Today accessibility is getting built into the design. Organizations और products अपने डिजाइन में उसको डालना शुरू कर चुके हैं. Right. तो ये बहुत बड़ी जर्नी रही है between 88 to today. बिल्कुल. मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक बात होती है कि आपको जॉब पर रखना, आप सिलेक्ट हो गए जॉब में. अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि वहाँ कोलीग्स का आपके साथ कैसा रिलेशन था. वाज दैट सिंपैथेटिक और एम्पैथेटिक? क्या आज कुछ बदला है उस बिहेवियर में? क्योंकि हम मेरी बात होती है कई लोगों से, वो कहते हैं कि बिगिनिंग में आज भी काफ़ी कोलीग्स का जो बिहेवियर है वो सिंपैथेटिक है, क्योंकि वो अवेयर नहीं है डिसेबिलिटी को लेके. तो उस टाइम पे क्या ये ज्यादा था, जो आपको लगता है ये बदला है बहुत? सो दानिश, ऑनेस्टली कुछ नहीं बदला है. लेट मी पुट इट दिस वे. उस समय भी कहीं ना कहीं कॉन्वर्सेशन सिंपैथी से शुरू होता था, और आज भी कहीं ना कहीं अगर कोई नया आपको मिलता है तो कॉन्वर्सेशन सिंपैथी से ही शुरू होता है. एंड माई लर्निंग हैज बीन कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उस चेंज को लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉर्पोरेट्स की तो है, ठीक है, सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स और ये सब होती हैं. उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज पे खुद है.
because the other person, the person interacting with you, does not know what they do not know. It is just the way that when you start a new career, आप काम शुरू करते हैं, आप कुछ नई चीज सीखते हैं, आप किसी नए को मिलते हैं, आपको नहीं पता उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, उनके लिए क्या आसान है और क्या मुश्किल है. कई बार मैं वॉक कर रहा होता हूँ, जैसे मैं स्टेयर्स उतर रहा हूँ, somebody will come to my right side and start try to support me. Honestly, मुझे अपने आप को राइट साइड को ही बैलेंस करना पड़ता है उतरने के लिए. अगर आप मेरा हाथ पकड़ लोगे तो मैं अनबैलेंस हो जाऊंगा. People will not understand that. And that is the reason आपके लिए क्या काम करता है. And you know, I just have a physical disability. If you go deeper, there are disabilities around speech and hear impairment. There are disabilities around visual impairment. At Sarthi, 70% of our employees are visually impaired. तो उनके लिए क्या काम करता है is something they have to explain. मेरे लिए क्या सूटेबल है और मेरे साथ आप कैसे काम कर सकते हो बेटर, वो हमें खुद एक्सप्लेन करना पड़ता है. When I go to a particular place, many people will get up and offer a chair. सर आप बैठ जाओ. बट वो चेयर अगर बहुत नीची होगी, और आजकल बहुत फैशनेबल हो गया है लो चेयर्स का, मैं नहीं बैठ पाता हूँ और मैं कहता हूँ नहीं इट्स ऑल राइट. बट पीपल इंसिस्ट. तब मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है दैट इट्स अ वेरी लो चेयर, आई विल नॉट बी एबल टू सिट ऑन इट. एंड देन दे लुक अराउंड एंड देन से अच्छा मैं देखता हूँ कैसे. एंड देयर हैव बीन टाइम्स वेयर if I've gone to a mall or an office or something, the only high chair that is available is possibly with the guard, and I have gone and taken that chair because the person insists आप chair पे बैठो. And ये छोटी छोटी adjustments आप खुद explain कर सकते हो, because people will try to be nice in their own way. अब उसको हम sympathy कहें, empathy कहें, कुछ भी कहें, I think people understand, but they don't know how to support you. And that's an important role that you have to do. वर्कप्लेस में भी यही होता है. अगर आप चाहते हो, अगर आप स्पीच और हियरिंग इंपेयर्ड हो, एंड इफ यू आर वर्किंग फॉर समबडी, आप चाहते हो कि आपका बॉस अगले दिन वाली प्रेजेंटेशन एक दिन पहले आपको भेज दे ताकि आप उसको पढ़ के अपने नोट्स बना के जा सको, यू विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन अ मीटिंग. लेकिन बहुत सारे लोग ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते बिकॉज समहाउ उनको लगता है द ऑर्गेनाइजेशन विल टीच समबडी हाउ टू वर्क विद मी. ऑर्गेनाइजेशंस कांट टीच एवरीथिंग. You've got to express. तो ये मेरी लर्निंग रही है और आज भी ये होता है, बट द लर्निंग इज दैट यू शुड शेयर. परफेक्ट. सर अब मैं आपने जो एक बात बोली थी बिगिनिंग में, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा आपको फिर से लाना चाहता हूँ. आपके पेरेंट्स ने कहा कि गवर्नमेंट जॉब ले लें और जो रिजर्वेशन है वो 75 के बाद शुरू हो गई थी, तो 88 में एग्जिस्ट करती थी. और जिस तरह की आपकी क्वालिफिकेशन है उसमें कंपटीशन बहुत कम था और यू कुड हैव इजीली गॉट दैट गवर्नमेंट जॉब. और अगर आज की हम बात करें तो आज बिल्कुल आज ये कहना कि कॉर्पोरेट में सिक्योरिटी नहीं है वो अनफेयर होगा, लेकिन उस टाइम पे ये जो बात थी ये वाजिब थी. उस टाइम पे डिसेबल्ड के लिए उतना ही सिक्योर जॉब नहीं थी, तो क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं थी. तो क्या चीजें थी माइंडसेट में, क्या था उस टाइम पे कि आपने उसको थ्रो किया कि नहीं मेरे को कॉर्पोरेट में जाना है, प्राइवेट सेक्टर में जाना है, क्योंकि उस टाइम पे यू कुड हैव गॉन फॉर आईएएस, तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज थी उस टाइम पे आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर में भी, और अच्छी भी थी और सिक्योर भी थी. तो उस टाइम पे भी आपने रिस्क लिया. हालांकि आज भी लोग रिस्क लेने से डरते हैं, लेकिन आपने तो उस टाइम पे लिया था. तो व्हाट ड्राइव यू टू टेक रिस्क? सी दानिश, दो चीजें मेरे एटलीस्ट मुझे लगती हैं जो शायद मैंने चूज करी. आज मैं उनको डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूं कई बार. एक मैंने प्रोग्राम भी बनाया था जो कॉर्पोरेट्स के लिए हम कई बार सारथी की तरफ से और पहले भी मैंने यूज करा है बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के लिए उसका, और वो कई तरीके से मैंने अपनी सोच और अप्रोच के आसपास लिंक करा था, और उसको मैं कहता हूँ एस्पायर. एस्पायर एक इट्स लाइक एन एक्रोनिम. तो सबसे पहले तो ये है कि एम्प्लॉयर को क्या चाहिए. आप जब ये देखना शुरू करते हो एंड व्हाट विल कीप यू हैप्पी, एवरीबडी इज डिफरेंट, व्हाट विल कीप यू हैप्पी. एक पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए पहली जॉब लेना एक बहुत जद्दोजहद वाला काम होता है. इट्स द बैटल, द जर्नी इज वेरी टफ. एक्सेस टू इकोसिस्टम, ट्रेनिंग, अपॉर्चुनिटीज, वो सब काफी सारी बैटल्स पार करके एक इवॉल्व्ड मैच्योर एनवायरनमेंट में आता है जो शायद अब इंक्लूसिव हो चुका है. और वहां पे आने के लिए कहीं ना कहीं वो रिजर्वेशन या स्पेशल ड्राइव्स पे डिपेंड कर रहा होता है. लेकिन एक रियलिटी चेक आज आ चुका है, और वो रियलिटी चेक है जो आपको हायर कर रहा है उसको परफॉर्मेंस चाहिए. वो एक रियलिटी है. तो आप कितना सीखना चाहते हो और आप में कितनी, आपका क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स लाइफ,
वो बहुत मैटर करता है इफ यू रियली वांट टू बी इन द कॉर्पोरेट करियर. इनफैक्ट एनी जॉब आज के डेट में, आर बैंकिंग जॉब्स सिक्योर, आर फाइनेंशियल सर्विसेज सिक्योर, आर इंश्योरेंस कंपनी सिक्योर? द आंसर इज नथिंग इज सिक्योर एंड टाइम्स हैव चेंज्ड. सो सबसे इंपॉर्टेंट ए का एटीट्यूड है कि आपका क्या एटीट्यूड है. आर यू कमिंग विद एन एटीट्यूड टू एक्सप्लोर एंड लर्न? वो एटीट्यूड अगर आपका नहीं होगा तो वेदर विच एवर रोल यू गो इनटू, you will not be able to be successful. And corporates are not doing charity. They are hiring somebody to bring in a different perspective, a different thought process. इसीलिए दूसरा एलिमेंट आता है सेल्फ डेवलपमेंट. आप सेल्फ डेवलपमेंट में क्या कर रहे हैं, खुद को आप कैसे इक्विप करते रहते हो, और डू यू वेट फॉर समबडी टू कम एंड टेल यू अच्छा अब आप ये कर लो, आपका फायदा हो जाएगा, अच्छा अब आप ये सीख लो, या आप खुद वो एक्सप्लोर कर रहे हो. एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज जो एक जॉब मिल जाती है वो वहां बिल्कुल जम के टिक के बैठ जाते हैं क्योंकि जर्नी बहुत टफ रही होती है. द प्रॉब्लम इज विद चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड टुडेज वर्क एनवायरमेंट्स, आप रेलिवेंट होना बंद हो जाते हो थोड़े टाइम के बाद, एंड दैट्स अ वेरी स्केरी सिचुएशन. तीसरा जो मैंने हमेशा कहा है और जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, वेदर आई फाउंड अ जॉब थ्रू कैंपस और आफ्टर एप्लीकेशन और व्हाटएवर, एवरीबडी हैज डिमांडेड परफॉर्मेंस. यू हैव टू डिलीवर. यू मे डिलीवर डिफरेंटली. इफ यू आर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, हो सकता है आप एक्सेसिबिलिटी फीचर्स यूज करो, यू मे यूज अ स्क्रीन रीडर, यू मे यूज you may be typing, you may use sign language, you may use whatever to communicate or to read or to understand, but everybody wants performance. It may be delivered differently. Companies have started understanding that, और वो समझना बहुत जरूरी है कि आप परफॉर्मेंस में अगर ग्रेस मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी एम्प्लॉयर से, तो वो होता नहीं है. एट सम स्टेज either the employer will stop hiring more persons with disabilities क्योंकि उसको परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है, या वो डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन करने के वजह से डर जाता है. There are employers who talk to us and say, I'm going to hire this person. What if this person with disability does not perform? What do I do? How do I handle that conversation? And we actually say just the way you handle a conversation with anybody else. Because कहीं ना कहीं वो fear आ जाता है employers में. सो आपको परफॉर्मेंस देनी है, दैट्स एन इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन. चौथा एलिमेंट जो मैंने पहले ही शेयर करा कि यू हैव टू डिफाइन इंक्लूजन फॉर अदर्स. सबको नहीं पता होगा हाउ टू इंक्लूड, यू हैव टू डिफाइन इट. वो बहुत जरूरी हो जाता है. फिर है रेलेवेंस. आप अपने आप को रेलेवेंट कैसे रख रहे हो उस एनवायरमेंट. क्या आप अपनी कंफर्ट जोन से निकल रहे हो? आप अपनी रिलेशनशिप्स कैसे बना रहे हो? क्या आप अपना नेटवर्क बना रहे हो? एक चैलेंज जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ मैंने नोटिस किया, एटलीस्ट मेरे साथ वो नहीं था क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई भी नहीं था. देयर वाज नोबडी इन माय फ्रेंड सर्कल हु हैड अ डिसेबिलिटी. कि वो एक इकोसिस्टम में कई बार रह जाते हैं क्योंकि या स्पेशल स्कूलिंग करके निकले होते हैं या इकोसिस्टम वैसे मिला होता है ट्रेनिंग का. तो जब तक आप अपना नेटवर्क नहीं एक्सपैंड करोगे तब तक आप लिमिटेड रह जाओगे. दैट इज अनदर थिंग ऑफ दिस इज द आर ऑफ द एस्पायर. The last element is E, and E essentially relates to the environment that you're building. आप कैसा environment build कर रहे हो? Are you choosing the right environment? तो ये 5-6 I don't want to call it गुरु मंत्र, but मेरे experiences रहे हैं जिसने शायद मुझे help करा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, और उसको मैंने थोड़ा सा बॉटल करके एक ये एक्रोनिम बना दिया. So that's what I want to share. ग्रेट. अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट की, तो ईमानदारी से लिसनर्स के लिए क्या इक्वल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए, और जो एस्पायर करते हैं कॉर्पोरेट में जाने के लिए आज, उनके लिए किस तरह का एनवायरनमेंट है, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज? ग्रेट क्वेश्चन दानिश. सो 2-3 तरह की कॉर्पोरेट्स हम देख रहे हैं इस समय जो इवॉल्व हो रही हैं. एक तो है जो बहुत पुरानी मैच्योर कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं जिन्होंने हमेशा सिर्फ ये कहा है दैट वी आर एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर. इनफैक्ट दे राइट इट डाउन ऑन देयर पॉलिसीज, हम इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर हैं. लेकिन रियलिटी ये है कि वो डिसेबिलिटी इंक्लूजन पे ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं फॉर द सिंपल रीजन कहीं ना कहीं वो इक्वल अपॉर्चुनिटी के पीछे छुप जाते हैं. क्योंकि आपकी जो इनपुट है टैलेंट पूल की पर्सन विद डिसेबिलिटी की, वो इक्वल तो नहीं है, वो तो अनइक्वल है. तो आप इक्वल और इक्विटी और इक्वालिटी में फर्क लाना पड़ता है कहीं ना कहीं, और वो ऑर्गेनाइजेशंस स्टेट करती हैं, उनके लीडर्स भी स्टेट करते हैं, लेकिन वो रिक्रूटर लेवल पे रिक्रूटर्स को अभी समझ नहीं आता
कि कैसे हम पर्सन विद डिसेबिलिटी को हायर, इंटेंट है लेकिन प्रोसेस नहीं। एंड दैट इज वेयर व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज आप अपनी एक्सेसिबिलिटी को कैसे शो ऑफ करते हैं। आपकी जो एक्सेसिबिलिटी ट्रेनिंग है एज टू हाउ यू यूज टेक्नोलॉजी, how you use for example, how do you use speech to text, how do you use your phone with accessibility, how are you able to create documents, ये सारी चीजें, for example if somebody was visually impaired or somebody was speech and hearing impaired, वो इन tools को कैसे यूज करके content प्रोड्यूस करते हैं या डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शो ऑफ करना। एंड आई एम यूजिंग द वर्ड शो ऑफ पर्पसली, क्योंकि एम्प्लॉयर्स को कई बार नहीं पता आप क्या क्या कर सकते हो। एंड उस केस में जब आप रेज्यूमे भेज रहे हो, कैन यू स्टार्ट अटैचिंग, फॉर एग्जाम्पल आपको रेज्यूमे भेजना है, यू कैन सेंड एन ऑडियो फाइल, यू कैन ट्राई रिकॉर्डिंग अ गुड ऑडियो इफ यू हैव अ विजुअल इम्पेयरमेंट एंड क्रिएट अ होल रेज्यूमे ऑन ऑडियो। यू कैन सेंड अ सैंपल ऑफ एन ऑडियो फाइल एंड उसके साथ आप उसका कन्वर्टेड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अटैच करिए and say this is what I am able to do using technology and it is very easy for me. Many times recruiters don't know all of this, but you will be able to change that. होता क्या है कि बहुत सारे पर्सन विद डिसेबिलिटी डिक्लेयर ही नहीं करते इंटरव्यू से पहले कि दे हैव अ डिसेबिलिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है हमें नहीं बुलाया जाएगा। और उसका रीजन ये है कि रिक्रूटर को नहीं पता आप क्या क्या कर सकते, रिक्रूटर को ट्रेन नहीं करा गया है। बट इफ यू स्टार्ट चेंजिंग द वे यू सेंड योर रेज्यूमे, यू कैन चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू कैन चेंज अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव। तो पहली तो ये चीज है। दूसरा है that there are a lot of companies which are now doing specific recruitment drives. पर्सन विद डिसेबिलिटी की ड्राइव करना चाहते हैं, लेकिन वो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर की बात करते हैं या उनके परसेप्शन से जो इजी डिसेबिलिटी है उसको हायर करना चाहते हैं, विच इज लाइक माइन। लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, एक लेग में है, कैलिपर लगाते हो या व्हीलचेयर पे हो या आप आ जाते हो। कहीं ना कहीं एक बिलीफ सिस्टम है कि देयर इज अ स्टीरियोटाइप विद इन अ स्टीरियोटाइप कि ये पर्टिकुलर डिसेबिलिटी मुश्किल है और ये पर्टिकुलर डिसेबिलिटी आसान है। सो कहीं ना कहीं ये लगता है कि डिसेबिलिटीज में एक स्टैक रैंकिंग है रिक्रूटर के दिमाग में, और वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी को प्रेफर करते हैं। उनको लगता है विजुअली इंपेयर्ड के साथ काम करना शायद मुश्किल होगा, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है। इसीलिए देयर आर टाइम्स इफ यू टॉक टू अ पर्सन, दे विल बी एबल टू टेल यू व्हाट यू कैन वर्क विद, कौन से डिसेबिलिटी के साथ आप किस तरीके का काम कर सकते हो, क्या एक्सेसिबिलिटी लगा के, लेकिन वो सब एक्सप्लेन करना हमारा काम बन जाता है। बिल्कुल। तो एक सवाल मेरा अपनी बातों में ही कर दिया, इजी डिसेबिलिटी वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं आपसे पूछने वाला था क्या डिसेबिलिटीज को लेके भी डिस्क्रिमिनेशन है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो आपने रखा। तो सर मुझे आप बताएं कि एक सिक्योरिटी जो इशू है, मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है, मैंने हजारों लोगों की इंटरव्यू की है और कहीं ना कहीं उनसे भी निकल के आता है, कुछ लोग इसको फ्रैंकली कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, और यूथ से तो मेरी बात होती रहती है। मुझे लगता है जिन लोगों के पास स्किल सेट की कमी होती है, एक तो वो भी डरते हैं कॉर्पोरेट में जाने, और वो ये सिक्योरिटी वाला आर्गुमेंट लेके आते हैं। और आपका क्या वर्जन है कि कॉर्पोरेट जॉब सिक्योर नहीं है? ये हर बार हर जगह ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो इस पर आपके क्या व्यू हैं? मेरी बहुत सिंपल व्यू है। एज एन इंडिविजुअल आपके आसपास एक ही चीज कांस्टेंट है और वो है चेंज। बिटवीन द टाइम वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग दिस सेशन एंड नाउ कुछ चेंज हो गया है। मैं दानिश को जानता हूं, दानिश मुझे जानता है, और उसने कुछ स्टोरी सुनी है मेरी। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। क्या आप अपने आप को रेलेवेंट रख पाएंगे? कोई भी एम्प्लॉयर आपको इसलिए नहीं रखेगा कि आप आए हैं और आप एक पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं और वो उसका एजेंडा है। उसका एजेंडा प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस भी है, और कंपनीज इवॉल्व हो रही हैं। अगर आप स्किल अपने आप को कॉन्स्टेंटली नहीं करते रहोगे, आप कभी ना कभी किसी भी एनवायरनमेंट में इनसिक्योर होगे। दैट्स अ रियलिटी। तो अगर हम इस नजरिए से चलें कि कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट इनसिक्योर है, इनसिक्योर तो सब कुछ है। अगर आप रेलेवेंट नहीं हैं और जो नई चीजें आ रही हैं आप उसको समझ नहीं पाते हैं या उसको कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, तो यू विल बी इनसिक्योर। सो सिक्योरिटी का तो एक यही पर्सपेक्टिव है, प्लीज कीप योरसेल्फ रेलेवेंट, कीप एडिंग स्किल्स, और दैट इज द बेस्ट वे टू सर्वाइव एंड ग्रो इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि आप जब वो करते हैं आपके कॉन्वर्सेशन, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, आपके कॉन्वर्सेशंस ऑन अ डे टू डे बेसिस स्किल्स और एबिलिटी पे चले जाते हैं वर्सेस डिसेबिलिटी, एंड दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। जो लोग एस्पायर कर रहे हैं कॉर्पोरेट में जाने के लिए, उनको आप क्या कहेंगे? किस तरह की तैयारी से जाना चाहिए?
क्या किसी तरह की सर्टिफिकेशन की जरूरत है एडिशनली, और कैसे उनको अप्रोच करना चाहिए? तो एक तो पहली चीज है कि आप अपनी स्किलिंग क्या करते हैं, क्या क्वालिफिकेशंस आप लेके जा रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। दूसरा, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं एज ए सेट जो बहुत प्रोग्रेसिव भी हैं, कुछ मैंने बताए थे जो इतने प्रोग्रेसिव नहीं है, कुछ बहुत प्रोग्रेसिव हो चुके हैं जिन्होंने अलग अलग डिसेबिलिटी के हिसाब से रोल्स मैप कर लिए हुए हैं बहुत सारे। और पोस्ट कोविड वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड वर्किंग बहुत कंफर्टेबल हो गया है, और कहीं ना कहीं इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पर्सन विद डिसेबिलिटीज की बढ़ी ही हैं। अब उसको आप कैसे टैप करोगे, ये बहुत जरूरी कॉन्वर्सेशन है। आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं करिए, पहले आप एक्सेसिबिलिटी समझिए, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ योर डिसेबिलिटी, कि उन कंपनीज की क्या एक्सेसिबिलिटी है। ये सब आप आराम से इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, मैसेज डाल के चेक कर सकते हैं। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि आप कौन से स्किल एक्वायर करें। दूसरा, प्लीज अंडरस्टैंड विच स्किल्स आर हॉट राइट नाउ। अगर आप, और बहुत सारी रिक्रूटिंग वेबसाइट्स जो हैं, जैसे आई वॉन्ट नेम देम, बट वो एक्सेसिबल नहीं है फ्रॉम अ विजुअली इम्पेयर्ड परस्पेक्टिव, लेकिन यू कैन यूज द हेल्प ऑफ पीपल टू टेल यू विच स्किल्स आर रेलिवेंट टुडे। फॉर एग्जांपल, डिजिटल स्किल्स आजकल रेलिवेंट है, डिजिटल मार्केटिंग है, कंटेंट क्रिएशन है, बहुत सारे स्किल्स रेलिवेंट है। इस तरह के स्किल्स रेलिवेंट हो रहे हैं, और अगर आप उनमें कुछ भी कर पाते हैं, वो बेसिक सर्टिफिकेशंस आप जरूर करें। सो दैट्स द अदर थिंग। तीसरा है, कॉर्पोरेट एनवायरमेंट्स में स्पेशली अगर आप पहली बार जॉब पे जा रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड कि उन एनवायरमेंट्स में क्या क्या होता है, वर्क एथिक्स क्या चीज रहते हैं, आपको किस एटीट्यूड पे असेस करा जाता है। और इस सब पे बहुत कंटेंट अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे जा सकते हो, और सारथी के पोर्टल पे भी हम लोग बहुत सारा कंटेंट अभी इसमें डाल रहे हैं, एंड पीपल कैन कम टू द पोर्टल एंड चेक सम ऑफ दिस कंटेंट आउट। तो अपने आप को इक्विप करो कि कॉर्पोरेट एनवायरमेंट्स में कल्चर क्या चाहिए, दूसरी चीज। तीसरा है, अपना रेज्यूमे में अगर आप एक्सेसिबिलिटी की बातें करते हैं, आप एग्जाम्पल्स लगाइए। चौथा है, एम्प्लॉयर के बारे में रिसर्च जरूर करें। क्या कंपनी है, कितनी ब्रांचेस हैं, क्या क्या इनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं। अगर आप वो पढ़ के अप्लाई करोगे, एंड व्हेन यू आर कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू, यू आर नॉट जस्ट चेजिंग अ जॉब, आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझ के जा रहे हो। पांचवा है, अगर आपने इंटरव्यू देने एक जगह जाना है और आप एक पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, प्लीज उस जगह के बारे में पहले चेक कर लें। इनफैक्ट इफ यू वांट टू रेकी द प्लेस, पहले प्लीज गो एंड चेक दैट। कितना टाइम मुझे लगेगा अगर मैं कैब लेके जा रहा हूं या जा रही हूं, कितना समय मुझे पहले पहुंचना चाहिए, पार्किंग फैसिलिटी है या नहीं, ये सारी चीजें आप प्लान करके जाएं ताकि आप टाइम से पहुंचे, आप कंफर्टेबल हो। पांचवा, वहां का वर्क कल्चर क्या है। अगर आप फर्स्ट टाइम जॉब एप्लीकेंट हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फॉर्मली ड्रेस होके जाएं। इफ समबडी इज हेल्पिंग यू ड्रेस, request that and then go. And then when you are talking, it is very important कि खाली आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस नहीं दे रहे, आप भी सवाल पूछो। प्लीज अंडरस्टैंड कि वो एक्सेसिबिलिटी के लिए एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, आपके कलीग्स को क्या आप सेंसिटाइज कर पाओगे, किसके साथ आपने काम करना है, करियर पाथ्स क्या रहे हैं। आप जैसे नॉर्मल आप प्रिपेयर करके जाते हैं, ये सारे सवाल आप अगर तैयारी करके जाओगे, यू विल बी मच बेटर देन मेनी अदर पीपल, एंड दैट इज वॉट एन एम्प्लॉयर वांट्स। क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयर्स एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को एक अलग लेंस से देख रहे होते हैं, कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, दैट्स द लेंस। और उस सिनारियो में व्हेन यू आर गोइंग प्रिपेयर्ड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, यू नो अबाउट द जॉब, आपने कुछ बेसिक स्किल्स एक्वायर करे हुए हैं, और आप अवेयर हैं जॉब के बारे में और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यू विल कम आउट ब्राइटर देन मेनी अदर पीपल। तो ये चीजें आपको हेल्प करेंगी। लास्ट सवाल सर। बिल्कुल। व्हाट वाज योर पेन एंड व्हाट डिड यू गेन फ्रॉम द कॉर्पोरेट? एंड आपका मैसेज हमारे लिसनर्स के लिए, और अपनी ईमेल आईडी जरूर शेयर कीजिएगा हमारे लिसनर्स के साथ। बिल्कुल। व्हाट वाज माय पेन एंड व्हाट डिड आई गेन? ऑनेस्टली पेन तो ऐसा मुझे कुछ नहीं रहा। एज आई सेड कि आई वाज लकी, राइट इकोसिस्टम, राइट एनवायरनमेंट। मेरे पेरेंट्स ने बहुत ध्यान रखा, मेरा स्कूल अच्छा था, आई वाज लकी कि कुछ एम्प्लॉयर्स मुझे अच्छे मिले। आई वोंट रियली कॉल इट पेन, क्योंकि मेरे हिसाब से पेन इज जस्ट अ परसेप्शन। आप अपनी एबिलिटीज को नॉर्मलाइज कैसे कर लेते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है। मैं आज ही किसी से बात कर रहा था, हम रास्ते में आ रहे थे और गूगल मैप्स ने हमें कहा देयर इज अ 15-minute जैम अहेड, बट दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट टू गेट यू होम। तो हमने वो नॉर्मलाइज कर लिया, क्योंकि हमें दो चीजें सुनाई दी, 15 मिनट का जैम है, बट दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट टू गेट होम।
तो आप लाइफ को नॉर्मलाइज कर लेते हो, राइट? तो आई हैव जस्ट टेकन दिस एग्जांपल बिकॉज आप नॉर्मलाइज कर लेते हो एंड देन यू मूव ऑन. तो आप एबिलिटीज पे कॉन्वर्सेशन कर पाते हो दैट दिस इज व्हाट इज पॉसिबल, दिस इज व्हाट इज डूएबल. गेन मुझे यही रहा दैट मेरे सारे कॉन्वर्सेशंस और मेरा करियर एबिलिटीज और स्किल पे फोकस्ड रहा है. व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई डिलीवर. एंड माय बिगेस्ट लर्निंग हैज बीन इफ यू वांट टू स्टे रेलेवेंट, you have to stay relevant. Only then will you continue to grow. Otherwise, people will talk of disability. When you stay relevant, people are talking about skills, not disability. That has been my biggest learning. And one message to the listeners is that the biggest lies that we tell is to ourselves. हम अपने आप से सबसे बड़े झूठ बोलते हैं. हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते. If you don't ask, the answer will always be no. So but when you ask, there is a 50% probability that you will succeed. So that's my message to everybody. Please try and focus on Aspire, the 6 elements that I shared, and you'll be able to succeed. And my mail ID, anybody wants to write to me, it is I'm at Sandeep, SANDEEP.Bidani, BIDANI at iCloud.com, iCloud, ICLOUD.com. That's my mail ID. थैंक यू सो मच सर. अब इतनी इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत मज़ा आया और बिल्कुल उम्मीद है कि बहुत मज़ा आया होगा हमारे लिसनर्स को भी और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी आपकी इस जर्नी से. थैंक यू सो मच दानिश. थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. ऑल द बेस्ट. तो लिसनर्स, आज हमने बात की संदीप जी से जो सारथी के को फाउंडर हैं. उन्होंने अपनी जर्नी शेयर की, कॉर्पोरेट जर्नी, और बहुत ही इंस्पायरिंग चीज़ें और बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लाइफ को हैंडल किया. कैसा लगा आपका शो हमें YouTube पे कमेंट करके बताएं, जहां आप हमें लिख सकते हैं radioudan@gmail.com पर. अगले सप्ताह होगी मुलाकात किसी और पर्सनैलिटी के साथ. तब तक दीजिए इजाजत. सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ. बाय बाय. जब खबर हो पक्की तो तहलका तो मचेगा. क्या हो रहा है आज, क्या होने वाला है कल, अब ये है अप टू डेट रहने का वक्त विद लेटेस्ट PWD न्यूज, जॉब अलर्ट्स, इवेंट्स एंड करंट हैपनिंग्स. साथ ही साथ जानिए विभिन्न NGOs के बारे में जो कार्यरत हैं PWD वेलफेयर के लिए. ओनली विद गौरी कुबेर इन द शो कम्युनिटी कलर्स, जो कि प्रसारित किया जाएगा शुक्रवार रात 9 बजे एवं शनिवार शाम 4 बजे. सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा. ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही. मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है. प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी. ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है. अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है. आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज. तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान. ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ.